नमस्कार ड्रीमर्स। आज तारीख है 22 मार्च 2021। चलिए आज का हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कार्टून का मीन। देखिए कार्टून के मीन में ये है ना कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया क्या जाता है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के ऊपर क्या कि मतलब घूस लेने का आरोप है। ठीक है, मतलब इन्होंने गलत तरीके से पैसे अर्न किए हुए हैं, इस प्रकार का वो है आरोप है। और उसे एक एलिगेशन को एक बॉम्ब की तरह दिखाया जा रहा जो इनके चेयर के आसपास ही मंडरा रहा है। मतलब इनके ऊपर एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि मीन पैसे लेने के आरोप लगाए गए हैं, इस प्रकार का एलिगेशन लगाया गया है और उनके चेयर पर इस प्रकार का खतरा पैदा हो गया है। ठीक है, तो इस कार्टून में यही एक्सप्लेन किया गया है। अब हम अपने आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहला वाला आर्टिकल, जो ये वाला आर्टिकल है, वो आसाम की पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग है कि बीजेपी ने क्या प्रॉमिस किया था, फिर कांग्रेस ने क्या किया। तो हमें इन बातों से कोई मतलब विशेष होता नहीं है, तो इसलिए हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे नहीं। हम जो डिस्कस करेंगे जिस आर्टिकल को, वो हम ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में हुआ क्या था कि 2020 में सब FDI का जो इनफ्लो होता है, कह रहे कि वो काफ़ी ज़्यादा रहा था। कह रहे कि इवन चाइना, इवन अगर यूएसए की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, तो कह रहे उसके बाद इंडिया में FDI का फ्लो कह रहे काफ़ी ज़्यादा था। जैसा कि सबसे ज़्यादा कंप्रेस भी इंडिया की इकोनॉमी हुई है, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी कह रहे उसके बाद भी जो FDI का इनफ्लो है इंडिया में, कह रहे कि वो काफ़ी ज़्यादा था। अब राइटर यहाँ पे क्या कहते हैं, कहते क्या है कि देखिए इसके क्या रीज़न क्या हो सकते हैं कि आखिर इंडिया में इकोनॉमी उस तरह से ग्रो कर नहीं रही है, उसके बावजूद क्या हो रहा है कि यहाँ पर FDI आ रही है। तो कहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, कह रहे हैं कि वो कुछ बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। कौन सी बातों को समझते हैं कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब राइटर यहाँ पर उसको कैटेगराइज करते हैं, कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इंडिया अगर ग्रोइंग इकोनॉमी है तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर उसमें कुछ के वो एग्जांपल्स भी देते हैं कि कौन कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब एक से ज़्यादा देशों में जो अपना वो करती हैं, ऑपरेशन रन करवाती हैं, यानी कि वो कंपनीज़ कह रही इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब मतलब कि ऑपरेशन क्यों लेकर के आ रही हैं, उसका कुछ नाम भी देते हैं। वो पैरामीटर कौन कौन से हैं, पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वाला पैरामीटर है यहाँ की डेमोग्राफी। मतलब यहाँ की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है यहाँ पर, एक ह्यूज वर्क फोर्स है। और जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर लो वेज पर काम करने वाले आपको मिल जाएंगे। मतलब वहाँ पर मिनिमम वेज का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, मतलब बस उनको एक नौकरी दे दो, किसी स्टैंडर्ड से कोई विशेष मतलब है नहीं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कह रहे वहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। कह रहे डेवलप्ड कंट्रीज़ कह रहे ऐसा नहीं करने वाली हैं। कह रहे वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के लोगों का एक स्टैंडर्ड है, वहाँ की एक लाइफ स्टाइल है। तो उस कंपेयर में अगर इंडिया के अगर आप बात करोगे तो बस एक नौकरी दे दो बस। तो एक तो हो गया कि भाई डेमोग्राफी का डिपेंड है, भाई यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो बहुत कम पैसों में अपने ऑपरेशन को यहाँ रन करवा सकती हैं। ये तो हो गया कि भाई इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया। फिर दूसरी बात है कि पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, मतलब कि जो जियो पॉलिटिक्स है, कह रहे कि उसमें एक शिफ्ट देखने को हमें मिल रहा है। क्योंकि अभी तक क्या था कि बिल्कुल सोल हर्टली चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, लेकिन जब से यूएसए और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है, दोनों के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट होता है, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, कह रहे हैं इन दोनों कंट्री के अलावा अगर कोई तीसरी कंट्री को अगर वो देख रही हैं तो वो इंडिया को देख रही हैं। हालांकि इंडिया उस तरह से अपने इस जो पूरा ट्रेड वॉर था, कह रहे उसको भूना नहीं पाया है। वियतनाम ने एक अच्छा कंपटीशन दिया है इंडिया को, बट स्टिल इंडिया के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था, कह रहे उसका एडवांटेज लेते हुए कह रहे वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभर करके आया है। तो यहाँ ये तो हो गया कि दूसरा पैरामीटर हो गया कि चलो ठीक है, एक हो गया डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हो गया। फिर दूसरी बात हो रही है कि चलो पॉलिसी की मतलब जियो पॉलिटिक्स में एक पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, तो उसमें चाइना के बाद अगर कोई किसी कंट्री को देखेगा तो वो इंडिया को देखेगा। जो तीसरा पैरामीटर है वो ये है कि
600 मिलियन की यहाँ की जो पॉपुलेशन है इंडिया की, कह रहे हैं अभी भी वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मीन वो इंटरनेट यूज़ नहीं करती हैं। मतलब कि एक ह्यूज पोटेंशियल यहाँ पर है कि जब वो इंटरनेट यूज़ करेंगे तो मीन वो एक नए मार्केट को देखेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी मतलब ओरिएंटेड जो कंपनीज़ हैं, कह रहे हैं कि वो इंडिया को एक ह्यूज मार्केट की तरफ देख रही हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह चाइना को अगर हम छोड़ दें तो इतना ज़्यादा अच्छा डोमेस्टिक मार्केट कह रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। तो ये तो हो गई, चलो भाई ये तीसरी वाली बात। फिर चौथी बात यहाँ क्या है कि देखिए पैंडेमिक की सिचुएशन ना कई वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अगर इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया ने बहुत अच्छे से इसे डील किया हुआ है। हमारे यहाँ जिस प्रकार से वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिस प्रकार से हमने पैंडेमिक को मेन स्प्रेड होने से रोका है, कह रहे हैं इस बात का लोहा तो कह रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इस बात को मानती हैं। तो इसकी वजह से मतलब ये हुआ कि अगर कोई मतलब कि अमानवीय या फिर जो अनैच्छिक अगर कोई ऐसा आपदा आ जाता है तो इंडिया उससे डील करने में कितने अच्छे से डील करता है, उसका मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि यूजुअली हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी कंट्री को हम उसके फाउंडेशन या उसके मैनेजमेंट से ही हम समझते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उसका प्रॉफिट या लॉस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मतलब वो कंट्री काफ़ी स्टेबल मानी जाती है। ऑलराइट, मतलब राइटर यहाँ पर इन 4 पैरामीटर को रखते हुए कहते हैं कि इंडिया में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, कह रहे उनके लिए एक अच्छा अवसर है। वो अपना यहाँ पर बिजनेस कर सकती हैं, वो यहाँ पर प्रॉफिट गेन कर सकती हैं और कम ऑपरेशन में मतलब कम कॉस्ट में वो एक ह्यूज प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकती हैं। और इंडिया के लिए भी अच्छा है कि यहाँ पर एटलीस्ट जॉब तो जनरेट होगा और यहाँ की इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब जब बन जाएगा तो वो भी इसकी जो इसका जीडीपी ग्रोथ है, कह रहे हैं कि वो हो सकता है कि वो डबल डिजिट में कुछ वर्षों तक चले। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वाला आर्टिकल हमारे पास वो है कि न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी के रिगार्डिंग है। देखिए होता क्या है कि अगर कोई कार या फिर अगर हम कोई भी मोटर व्हीकल अगर यूज़ कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद उसकी लाइफ हो जाती है ख़त्म। या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या फिर कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद होता क्या है कि वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट रह नहीं जाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें स्क्रैप करना पड़ेगा। अब उसके लिए या तो फ्री में फेंक दो, भंडार वाले को दे दो, ठीक है, या फिर इसकी एक प्रॉपर पॉलिसी लेकर के आओ। और राइटर यहाँ पर कहते हैं कि देखिए आपने इस साल के बजट में आपने ये बातें तो अनाउंस किया हुआ है कि ठीक है आप लेकर के आओगे, स्क्रैपेज पॉलिसी आप लेकर के आ रहे हो, लेकिन राइटर कहते हैं कि देखिए कि ऐसे ही कोई नहीं देना चाहेगा अपनी कार को। अगर आप थोड़ा सा इंसेंटिव दे दो उस कंट्री को, अगर आप इंसेंटिव दे देते हो या उस कंपनी को अगर आप इंसेंटिव दे दो कि अगर आपका टैक्स में आपको मैं छूट दे दूंगा और आपकी जो फ्यूल की इफ़िशेंसी होगी उसके अनुसार आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। मतलब एक तरह से आप उसे प्रमोट करो, आप उसे फेवर करो। जब तक आप उसे फेवर नहीं करोगे तब तक ये वाली पॉलिसी आपके प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करने वाली है। अब तो आप कह रहे हो कि जो हैवी व्हीकल्स होंगे 2022 से कहें उस पर भी एक अच्छा खासा आप रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात करते हो और 1 अप्रैल से तो मतलब फ्यूल की इफ़िशेंसी पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। कह रहे हैं कि ये सारी पॉलिसीज़ कह रहे तब होगा क्या कि बड़े शहरों से छोटे शहरों में वो कारें चली आएंगी। तो बेसिकली जो आप सोच रहे थे कि आप उन्हें एक प्रॉपर तरीके से क्या करोगे कि शिफ्ट करोगे, ऐसा होने वाला है नहीं। कह रहे हैं कि अगर किसी को नई कार लेनी है तो वो क्या करेगा कि किसी छोटे शहर वाले को वो उसे बेच देगा। और इन्वायरमेंट पर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, चाहे वो कार पॉल्यूशन चाहे एक छोटे शहर में क्रिएट करे चाहे वो बड़े शहर में क्रिएट करे, वो रहेगा तो इंडिया में ना। तो बड़ी ऑब्वियस से बात है कि मतलब कि जो कार्बन रेटिंग है इंडिया की, कह रहे हैं वो तो नीचे गिरने वाली है। तो कह रहे हैं जब तक आप कोई इंसेंटिव नहीं देते हो, मिनिस्ट्री को ये बात सोचनी होगी, जब तक आप उसे इंसेंटिव नहीं देते हो तब तक आप इस पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वन आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो रिगार्डिंग द पॉवर्टी। देखिए 2020 में पूरा 2020 तो कोविड-19 ले गया। अब कोविड-19 के बाद से हुआ क्या कि इंडिया में हुआ क्या, पॉवर्टी लेवल में चेंजेस आए हैं। मतलब कि जो गरीब होते हैं, कह रहे उनकी संख्या बढ़ी है। कह रहे आज भी 13.4 करोड़ की पॉपुलेशन ऐसी है, कह रहे जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करती है। फिर राइटर कहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि केवल गरीबों की संख्या बढ़ी है, कह रहे कि मिडिल क्लास की संख्या घटी भी है। कह रहे कि ऐसा नहीं है कि कोई रिच था और वो यहाँ पर मिडिल क्लास में आ गया, या फिर कोई मिडिल क्लास का पर्सन है, कह रहे उसी का जो शिफ्ट हुआ है वो वही गरीब हो गया है।
मतलब जो मध्य वर्गीय वाला व्यक्ति था, कह रहे वही गरीबी रेखा में चला गया है। बाकी उच्च वर्ग वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और जो निम्न वर्ग में था वो तो था ही। कह रहे हैं ये तो उसके बाद है। कह रहे जब आप बोलते हो कि मतलब 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को आपने क्या किया था कि गरीबी रेखा से बाहर निकाला था। कह रहे आप ये रिकॉर्ड भी बना चुके हो कि हम एक ह्यूज पॉपुलेशन को गरीबी रेखा से नीचे लेके जा चुके हैं। लेकिन राइटर यहाँ पर वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं इस बात को। कहते हैं कि आपने कुछ पैरामीटर को बदल करके गरीबों की संख्या को घटाया था, सिर्फ पैरामीटर को बदल करके। मतलब गरीब कौन है? जो $2 से कम की इनकम अर्न करता है। ऑलराइट, मतलब पर डे अगर कोई $2 से अगर कम की इनकम कर पा रहा है, इट्स मीन कि अगर 70 रुपीज़ है तो 140 रुपये अगर वो पर डे कमा रहा है, तो मतलब वो गरीब नहीं है। 140 रुपये अगर वो रोज़ कमा ले रहा है तो वो गरीब नहीं है, ऐसा आपका पैरामीटर है। कह रहे उसके बावजूद कह रहे आपके पास एक ह्यूज पॉपुलेशन है जो कि गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रही है। राइटर यहाँ पर वही कह रहे हैं कि देखिए 50.4 करोड़ की पॉपुलेशन थी, मतलब ये कोविड के पहले। अभी राइट 49.3 है, 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो क्या है मिडिल क्लास के अंतर्गत आती है। मतलब जो इंडिया का जो बेस है, कह रहे हैं वो इतने करोड़ की पॉपुलेशन है जो मध्यम वर्गीय वाले हैं, जो मिडिल क्लास की फैमिली वाले लोग हैं। ऑलराइट, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में की संख्या क्या हुई है कि गिरी है। तो राइटर यहाँ पर एक कंक्लूजन ये निकालते हैं कि पॉवर्टी इंक्रीज हुई है इस कोविड के बाद से। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग द ईरान डील है। देखिए, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में ये साइन हुआ था। डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं, उससे बाहर हो जाते हैं। उसके बाद से क्या है कि जो बिडेन के लिए सिर का दर्द बना हुआ है कि कैसे हम क्या करेंगे कि इसको इसके अंदर लेकर के आएँ। लेकिन अब देखिए ईरान क्या चाह रहा है ना, ईरान इंडियन मॉडल को फॉलो करना चाह रहा है। कि इंडिया के साथ क्या हुआ था कि इंडिया ने भी क्या किया था कि पूरे न्यूक्लियर प्लान को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ वक्त तक उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे। लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है, पूरी दुनिया ने मान लिया कि चलो ठीक है, इंडिया के पास एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, एक वेपन है। ठीक है, इंडिया के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, लोगों ने ये बातें मान ली। अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ, इंडिया ने साइन नहीं किया, बट ईरान ने तो साइन किया है। ईरान भी इसी बात को इग्नोर करना चाह रहा है। ईरान क्या चाहता है कि अब तो मैं इससे भी बाहर आ जाऊंगा और अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कह रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से रन करूंगा मैं, और उसको रन करने के बाद जब मैं प्रॉपर इस्टेब्लिश हो जाऊंगा तब मैं डील करने के लिए जाऊंगा अमेरिका के पास कि चलो ठीक है, अभी हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है ही, अब आप मुझे क्या करो कि इस प्रकार के मेरे ऊपर से सैंक्शन हटा दो और आप इसे मान लो कि अब हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, मतलब न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, सेम चीज़ नॉर्थ कोरिया भी चाहता है कि पूरी दुनिया ये एक्सेप्ट कर ले, कह रहे उसके ऊपर सैंक्शन ना लगाए और ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, हम भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, बस बाकी हम पीसफुल तरीके से रहेंगे। बट इंडियन मॉडल राइटर कहते हैं यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। कह रहे जिस प्रकार से इंडिया ने डील किया हुआ है ये एनपीटी वगैरह को, फिर यहाँ पर रोल आता है IAEA का, क्योंकि अभी रिसेंट में हुई क्या, 1 से 5 मार्च के बीच में हुई है, इसकी मीटिंग हुई है। ऑलराइट, तो अब ये नहीं चाहते, ये कहते हैं कि अगर एनपीटी से अगर आप बाहर आना भी चाहेगा अगर ईरान, तो यूएन आने नहीं देगा उसको। ठीक है, और अगर जैसे ही वो एनपीटी से बाहर आता है तो उसके ऊपर एक नया थ्रेट होगा। कह रहे इंडिया के ऊपर ऐसा कोई थ्रेट नहीं था, बट ईरान के ऊपर ऐसा होगा, क्योंकि ईरान का जो राइवलरी कंट्री है वो इजराइल है, और इजराइल एक न्यूक्लियर पावर, एक सुपर पावर कंट्री है। बेसिकली इजराइल के मामले में ये माना जाता है कि वो अभी तक कोई बार हारा ही नहीं है, अभी तक तो कोई वॉर हारा ही नहीं है। और अगर इजराइल ने अगर ईरान के ऊपर अगर अटैक कर दिया जैसे ही एनपीटी से ये बाहर आते हैं, तो खैर में भी एक अलग प्रकार की वो होती है ना, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी इस पूरे रीजन में। कह रहे हैं अगर इससे बचना है तो ईरान को जल्दी से जल्दी ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में क्या कर लेना चाहिए, पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। जून के पहले ये पूरा काम होना है, क्योंकि इसके बाद और भी ज़्यादा हो सकता है कि रेडिकल लोग आ जाएं और भी ज़्यादा लोग ऐसे लोग आ जाएं जो बोले कि नहीं अब तो ईरान क्या बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और एक डिटरेंस क्रिएट करेगा। क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन है, तो इससे क्या हो रहा है कि क्या इंडिया किसी पर अटैक थोड़ी कर देगा, लेकिन हाँ ये बात है कि एक डिटरेंस क्रिएट हुआ है कि चलो इंडिया भी क्या है, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो आप उसको इस तरह से क्या मतलब कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, तो इतना ज़्यादा सैंक्शन लगा करके एंड ऑल ये सारी चीज़ें कह रहे आप ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ। ठीक है, जो कंट्री न्यूक्लियर पावर नहीं है, कह रहे उनके वहाँ पर मतलब उनको डिसेबल करना, वहाँ पर इन स्टेबिलिटी को क्रिएट करना काफ़ी आसान था।
चाहे वो इराक हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सीरिया हो। कह रहे हैं ये एग्जाम्पल्स हमें ढेरों कंट्री में हमें देखने को मिले हैं। सेम चीज़ यहाँ पर ईरान भी चाहता है। ईरान यही बात चाहता है, कहता है कि मैं क्या करूँगा, न्यूक्लियर पावर को मैं जनरेट करूँगा और फिर मैं उसे पीसफुल तरीके से मैं इसे यूज़ करूँगा, जिस प्रकार से इंडिया करता है आप भी मुझे क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ये बात ना अमेरिका को मंजूर है, ना IAEA को मंजूर है और ना यूरोपियन कंट्रीज़ को मंजूर है। ऑलराइट, तो इस पूरे आर्टिकल में इन्हीं बातों पर डिस्कस किया गया था। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है वो अनपेड वर्क के रिगार्डिंग है। देखिए कि इंडिया में बेसिकली क्या है कि ना कि आप बिना पैसों के या फिर बिना किसी प्रकार की मजदूरी दिए आप किसी से काम नहीं करवा सकते हो। इसको पुरानी प्रथा में बोला जाता था बेगारी। तब जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, मतलब उनके पास बेकार मजदूर हुआ ही करते थे। मतलब कि किसी को बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है किसी, या फिर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान कर दिया है, तो वो उसके बच्चे या वो क्या करते, वो बेकारी करते थे उनके यहाँ। बेकारी मतलब कि बिना पैसों के उनके यहाँ काम करेंगे, ठीक है, बस खाना पीना फ्री होता था, बाकी आप उनके लिए काम करोगे, उनको कोई रेम्यूनरेशन दिया नहीं जाएगा। कह रहा राइटर यहाँ पर कहते क्या है, कहते हैं देखिए कि इस प्रकार का एक जो बेगारी वाला जो सिस्टम है ना, वो एक फैमिली नामक जो इंस्टीट्यूशन है, कह रहे उसमें ये एग्जिस्ट करता है। कह रहे वो कैसे, कह रहे कि जो घर की महिलाएं हैं, कह रहे वो जो अनपेड वर्क करती हैं, मतलब बिना पैसों के जो काम करती हैं, कि घर को मैनेज करना और घर के जो और भी जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं, बेसिकली एक तरह से वो क्या करती हैं कि प्रोड्यूस करती हैं, एक सर्विस को प्रोड्यूस कर रही होती हैं, लेकिन वो GDP में काउंट नहीं होता है। कह रहे हैं कि देखिए कि एक पूरा सर्विस सेक्टर है कि एक मेल जाएगा, ऑफिस में जाएगा, वो किसी भी प्रकार के सर्विस को जनरेट करेगा, तो वो क्या होगा कि काउंट होगा GDP में। लेकिन एक महिला अगर घर को संभालती है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अनपेड वर्क आएगा और वो इंडियन इकोनॉमी में वो इंक्लूडेड ही नहीं होता है। तो जिसकी और राइटर यहाँ कहते हैं ऐसा नहीं है कि उस महिला को बहुत पसंद होता है ये काम करना, या फिर वो बहुत पैशनेट होती है इसके रिगार्डिंग। कह रहे ऐसा नहीं है, कह रहे कि उसको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने क्या किया है, उसके ऊपर इम्पोज कर दिया है कि आपको ये काम करना ही है। ऑलराइट, अब राइटर कहते हैं कि देखिए आप कैसे इस अनपेड वर्क को पेड वर्क में तब्दील कर सकते हो। अब जो गवर्नमेंट अभी प्लान कर रहा है, कह रहा है कि चलो हम क्या करेंगे कि हम जो डोमेस्टिक फीमेल्स है, कह रहे हैं उनको हम क्या करेंगे कि एक पेंशन के रूप में या एक छोटा सा अमाउंट हम उन्हें पे करना स्टार्ट कर देंगे। राइटर कहते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कह रहे हैं कि अगर आप ये बोल दो कि चलो हम सभी डोमेस्टिक वर्कर्स को क्या करेंगे, एक जो निश्चित राशि हम क्या करेंगे, हम उन्हें पे करेंगे। कह रहे हैं पहली बात तो वो राशि क्या होनी चाहिए, इसका कैलकुलेशन, और अगर आप बहुत कम रखते हो ये वाला प्राइस, तो भी कह रहे हैं कि वो मतलब वर्थ होने वाला है नहीं। कह रहे इससे अच्छा ये होगा कि आप ये करो कि उसमें मेल का पार्टिसिपेशन बढ़ा दो। कह रहे हैं आप मेल का पार्टिसिपेशन डोमेस्टिक वर्क में बढ़ा दो, और काफ़ी जो सपोर्टिव जो स्कीम्स होती हैं, जैसे कि जो आपको एफिशिएंट फ्यूल होना चाहिए उनके पास, मतलब घर के काम करने में जो चीज़ें आसान, मतलब जो चीज़ों को आसान बनाती हैं, कह रहे हैं आप ऐसी पॉलिसी लेकर के आओ। कह रहे हैं अगर आप उनके काम को अगर आप आसान, उनके पास थोड़ा सा टाइम, स्पेयर टाइम अगर आप जनरेट कर देते हो, तो एक तरह से उनके आप ग्रोथ की एक नई अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करोगे। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट एक पूरा सेक्शन है UPSC के सिलेबस में, तो दैट इज़ वाई जब ऐसे आर्टिकल आते हैं तो हमें डिस्कस करना ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे ऑलमोस्ट 2 के सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं।